बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट गैसेस। हमने डिफरेंट जो है वो गैसेस लॉज को डिस्कस किया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। उसके बाद हमने जो है वो एवोगाड्रोस लॉ क्या है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज के जो हमारा एक बेस्ट टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम जो है हमारा बेस्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो है वो डिफरेंट कंटेंट्स को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स क्या है, व्हाट इज़ एंजाइम्स, इसकी क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, इसका मैकेनिज़्म क्या है, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है। तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम क्या होता है एंजाइम्स। तो इसके कंटेंट्स में हमने देखना है केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन को डिस्कस करना है, एंजाइम्स काइनेटिक्स को डिस्कस करना है। फिर फर्दर हम इनहिबिशन को डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन को, और फिर जो इसकी स्पेसिफिसिटी होती है वो क्या होती है उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एंजाइम्स केमिस्ट्री। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। ये जो पिक में आपको शो हो रहा है ये एंजाइम्स है, और ये एंजाइम जो है हैमर हेड एंजाइम्स हैं। इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। वो कह रहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और इन्होंने क्या करना होता है, स्पीड अप कर देना है बायोकेमिकल जो रिएक्शन है उसको। बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके जो रेट है, उनकी जो स्पीड है उसको क्या कर देना है, इसने इन्हांस कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है। उसके रेट को क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना है एंजाइम्स ने। जो भी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रहा है अगर हम एंजाइम्स को यूज़ करेंगे तो एंजाइम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी रिएक्शन है वो जो है उसने 30 मिनट में हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो एंजाइम्स की मदद से वो 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में क्या हो जाएगा, उसका जो रेट है वो स्पीड अप हो जाएगा। मोस्ट एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। वो कह रहा है कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम से मिलकर बनी होती है। एंजाइम प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय एंजाइम्स। तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो 3 डायमेंशन होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन्स की भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, टर्शरी होती हैं, फिर क्या होती हैं, क्वाटर्नरी होती हैं। सम स्पेशल आरएनए, कुछ जो स्पेशल आरएनए होते हैं स्पीशीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। अब जो आरएनए है, आरएनए के हम कहते हैं आरएनए में जो होता है ना ऑक्सीजन, और जैसे कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वैसे जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये एंजाइम्स के तौर पर आरएनए में जो है स्पीशीज़ एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं, तो इसे हम कहते हैं राइबोजाइम्स। और जैसा कि उसने इस पिक्चर में हैमर हेड राइबोजाइम्स की क्या दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है। वो कह रहा है कि कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो आरएनए के तौर पर एक्ट करती हैं एंजाइम्स में, जिसे हम राइबोजाइम्स कहते हैं, जैसा कि हैमर हेड राइबोजाइम्स। यहाँ पे हैमर हेड राइबोजाइम्स की क्या है यहाँ पे ना पिक्चर में शो किया हुआ हैमर हेड राइबोजाइम्स। तो ये जो है एग्जाम्पल तो हो गया कि एंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, और क्या होती है आरएनए जो होती हैं वो एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जिसे हम राइबोजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। अब हमने एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अब वो कह रहा है कि एक्टिव साइट
स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को देखने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव साइट क्या है, व्हाट इज़ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है वो एक मेन जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना ब्रिज है, ब्रिज एंजाइम्स की एक मेन ब्रिज एक्टिव साइट होती है। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ द रीजन, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो एक ऐसा रीजन है दैट बाइंड्स सबस्ट्रेट्स, जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, को फैक्टर्स को एंड प्रोसेथिक ग्रुप को, एंड कंटेन रेजिड्यू दैट हेल्प्स टू होल्ड द सबस्ट्रेट। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो एक ऐसा रीजन, एक ऐसा हिस्सा है एंजाइम्स में एक्टिव साइट का जहाँ पर सबस्ट्रेट, को फैक्टर, प्रोसेथिक ग्रुप और दूसरे जो सबस्ट्रेट है ना वो आके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती हैं। तो एक्टिव साइट एक ऐसी ब्रिज है, एक ऐसा हिस्सा है एंजाइम्स में जहाँ पर को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, सबस्ट्रेट आके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। एक्टिव साइट जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम्स। एक्टिव साइट आमतौर पर जो है वो 5% से भी कम जो हिस्सा है एंजाइम्स का जो ऊपर सरफेस एरिया है ना वो कह रहा है कि 5% से भी कम जो है वो एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि 5% से भी कम एक्टिव साइट के पास होता है। एक्टिव साइट हैज़ अ स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो एक्टिव साइट होती है ये इसे हम क्या देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, इसलिए इसकी जो होती है एक स्पेसिफिक शेप होती है। So because of active site has a specific shape due to tertiary structure of protein, एक्टिव साइट जो है वो tertiary structure of protein की वजह से जो है इसकी जो स्पेसिफिक शेप है एक्टिव साइट की, इस वजह से ये जो है ये रिजेंबल कर एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप होती है ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो है स्पेसिफिक जो है वो शेप होती है। अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन्स अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब प्रोटीन की शेप में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव साइट की शेप है ना वो भी जो है वो अफेक्ट कर रही है और एंजाइम्स की जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। प्रोटीन की शेप में चेंज आ रहा है तो एक्टिव साइट की जो शेप है उसमें भी जो चेंज आ रहा है और एंजाइम्स के जो फंक्शंस हैं उन पे भी जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो हर चीज़ पे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो एक्टिव साइट को दो साइड्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक्टिव साइट जो होती है वो एक ब्रिज है जो कि कम से कम जो है वो 5% एंजाइम्स है ना, एंजाइम का जो 5% हिस्सा है उसे ऑक्यूपाई कर रही है एक्टिव साइट। अब वो कह रहे हैं कि एक्टिव साइट जो है वो फर्दर डिवाइड की गई है दो साइड्स में, एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालाइटिक साइट। जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स इट टू द एक्टिव साइट। अब जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है ये क्या होती है, ये क्या करेगी, सबस्ट्रेट को मुंतखब करेगी, चूज़ करेगी और उसको जो है एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देगी, एक बाइंडिंग साइट है। अब वो एक्टिव साइट जो है उसके पास एंजाइम्स का 5% ऑक्यूपाई जो है वो पार्ट होता है, इसलिए 5% जो एरिया है, सरफेस एरिया है एंजाइम्स को वो ऑक्यूपाई करना होता है। अब जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट का ये काम है कि इसने जो है वो कोई भी सबस्ट्रेट चूज़ कर लेना है और उसको एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देना है। कोई भी सबस्ट्रेट चूज़ करे उसे एक्टिव साइट का बाइंडिंग साइट का ये काम हो गया। नेक्स्ट जो है वो कैटालाइटिक साइट का क्या काम होता है, इट परफॉर्म्स द कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। अब कैटालाइटिक साइट का ये काम होता है कि इसने जो है कैटालाइटिक, अब कैटलिस्ट जो होते हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इन द रिएक्शन। हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, साथ में हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं और साथ में एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा जो रिएक्शन होता है ये ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। हमारा रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ज़्यादा अच्छे से वो जो है हमें अपनी प्रोडक्ट देता है। तो कैटालाइटिक साइड का ये काम होता है कि इसने क्या करना होता है, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स को परफॉर्म करना होता है।
तो एक्टिव साइड्स की जो है वो दो साइड्स होती हैं, बाइंडिंग साइड होती है और कैटालिटिक साइड्स होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोफैक्टर्स। अब ना हमारे पास दो तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, दो टाइप्स हैं कोफैक्टर्स की, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक में जो है वो हम लोग डिफरेंट जो है वो फार्मूलाज, डिफरेंट जो है वो केमिकल जो चीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। और इनऑर्गेनिक में हमने एलिमेंट्स लाइक कोई भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो पीछे मैंने प्रोडक्ट टेबल का आपको बताया, मेटल्स, नॉन मेटल्स सबका जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ कोफैक्टर्स, कि कोफैक्टर्स क्या हैं। कोफैक्टर इज़ द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है कोफैक्टर, इज़ द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा ये बात कि कोफैक्टर्स जो होता है वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शंस, जो कि तमाम केमिकल रिएक्शंस को कैरी करता है, डैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड। अब वो देखें कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाना होता है, एंजाइम्स को बनाना होता है, और प्रोटीन्स जो होती हैं वो एंजाइम से मिलकर। अब वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो कह रहा है कि 20 अमाइनो एसिड से जो चीज़ नहीं बन रही होती वो जो चीज़ है वो कोफैक्टर बनाता है। 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो जो कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है। तो 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन को बनाते हैं, तो उनसे जो काम नहीं हो रहा होता परफॉर्म, वो क्या करता है, कोफैक्टर ने परफॉर्म करना होता है। और हमारे पास दो तरह की जो है वो कोफैक्टर्स की टाइप्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं और दूसरे जो है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कोफैक्टर्स है, एक इनएक्टिव प्रोटीन और दूसरी एक्टिव है। एक जो है वो बाइंडिंग साइड है। अब देखिए आप, ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ना, ये पीछे हमने एक्टिव साइड की है, हमारे पास एक्टिव साइड सिर्फ 5% पार्ट जो है ना एंजाइम्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिव्स द प्रोटीन, यहाँ पे जो बाइंडिंग साइड है कोफैक्टर्स की, और विदाउट द कोफैक्टर अटैच, यहाँ पे कोफैक्टर इसके ऊपर अटैच है, एक्टिव प्रोटीन के ऊपर कोफैक्टर यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पर एक्टिव प्रोटीन के ऊपर कोफैक्टर अटैच नहीं है। तो ये क्या है, विदाउट द कोफैक्टर अटैच। तो कोफैक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। तो अब आप अगर इस पिक्चर में देखें तो आपको ये बात अच्छे से मालूम हो रही है कि एक जो है वो विदाउट कोफैक्टर्स है और एक जो है कोफैक्टर्स के ऊपर है, मतलब उसके साथ ऊपर बाइंडिंग साइड पे अटैच है। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तमाम केमिकल रिएक्शंस को कैरी करते हैं, और 20 अमाइनो एसिड्स तो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है हमारे पास कोफैक्टर होता है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट हमने पढ़ना है, अब हमने देखा कि कोफैक्टर्स जो हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। तो कोफैक्टर्स की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसमें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। तो what is inorganic cofactors? These are the inorganic molecules required for the proper activity of enzymes. तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी के एंजाइम्स को ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो है प्रॉपर एक्टिविटी मींस के इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर प्रॉपर हमारे पास होंगे तो तभी एंजाइम्स उनको जो है वो यूज़ कर सकेगा। एंजाइम्स जो उसकी जो है प्रॉपर एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, लाइक एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्राइज रिक्वायर जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी, और हेक्सोकाइनेज हैज़ कोफैक्टर मैग्नीशियम। मीन्स के पूरा जो जिंक का मॉलिक्यूल है इसकी पूरी एक्टिविटी की जो है वो हमें जो है वो ज़रूरत होती है। अब मैग्नीशियम और जिंक जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनऑर्गेनिक पूरे मॉलिक्यूल्स की जो है कोफैक्टर्स जो एंजाइम्स को ज़रूरत होती है।
ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी एंजाइम्स को क्या जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी एंजाइम्स को प्रॉपर एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो एग्जांपल्स है वो ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज है, रिक्वायर्स द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पायरिडोक्सल फॉस्फेट। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में दो तरह की टाइप्स हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नेक्स्ट वन जो है वो है को एंजाइम्स। तो इनके जो डिफरेंस है वो क्या है। A prosthetic group is a tightly bound organic cofactor। एक जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये टाइटली मतलब मजबूती से बाउंड किया गया, मजबूती से इसको जो है वो बांधा गया विद द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ई.जी. फ्लेविन्स हो गए, हीम हो गए और बायोटिन ग्रुप हो गया। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास रेड में है या थोड़े से ऑरेंज में वो आयरन है, जो ग्रीन में वो हीम ग्रुप है, बीटा चेन है, जो हमारे पास रेड में दिखाई देंगे वो हेलिकल शेप है, और जो हमारे पास ब्लू में या पर्पल में वो अल्फा चेन है। तो ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये क्या होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं विद द ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी टाइप्स है और ये जो है टाइटली बाउंड है विद द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स आ कोएंजाइम इज लूजली बाउंड। अब कोएंजाइम जो होता है वो लूजली बाउंड होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर में, और जो हमारे पास दूसरा हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप वो क्या होता है टाइटली बाउंड होता है। तो यहाँ पे उसने जो है वो कोएंजाइम्स की भी जो बताया और ये देखें यहाँ ये अगर आप देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप ये टाइटली बाउंड है और ये अगर हम देखें कोएंजाइम्स तो ये क्या होगा लूजली बाउंड है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं अब जो है हमारे पास टाइप्स हैं कोफैक्टर्स की। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। एन एंजाइम्स विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डिजाइनेटेड एज ओपो एंजाइम्स। अब जो है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स में हमने देखना है ओपो एंजाइम्स को और होलो एंजाइम्स को। ओपो एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि कोफैक्टर के साथ जिसका जो है वो कोफैक्टर रिमूव कर देते हैं, मतलब उसमें कोफैक्टर नहीं होता, जो कोफैक्टर के बगैर होता है वो हम कहते हैं ओपो एंजाइम, जिसमें कोफैक्टर नहीं होगा वो ओपो एंजाइम्स कहलाता है। और ऐसा पार्ट जिसमें कोफैक्टर जो होता है वो होता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के तौर पर। वो कह रहा है कि द कंप्लीट कम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक प्रोटीन का जो कंप्लीट कम्प्लेक्स होता है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें मेटल आइंस भी होती हैं और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम्स। ओपो एंजाइम्स में कोफैक्टर्स नहीं होते। ओपो एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम्स का पार्ट होता है जिसमें कोफैक्टर्स नहीं होते, उसे हम कहते हैं ओपो एंजाइम, और जिसमें तमाम कोफैक्टर्स होते हैं और तमाम प्रोटीन का कम्प्लेक्स होते हैं, मेटल आइंस भी होते हैं और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम्स। तो ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। नेक्स्ट वन व्हाट इज सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट क्या है। अब हमने ये देखा कि जो एक्टिव साइट है वो एंजाइम्स के ऊपर 5% जो पार्ट है उसको ऑक्यूपाई करती है। अब 5% में हमारे पास एक्टिव साइट्स की दो टाइप्स थी, एक बाइंडिंग साइट थी। बाइंडिंग साइट ने क्या करना होता था सबस्ट्रेट को जो है वो एक्टिव साइट के साथ कोई भी सबस्ट्रेट चूज़ करना तो उसे एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देना था। अब जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, व्हाट इज सबस्ट्रेट। द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। वो कह रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले ले, जो कोई भी हमारे पास रिएक्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा है उसका जो रिएक्टेंट्स है ना, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हो रहे होते हैं वो जो है वो सबस्ट्रेट है,
When a substrate bind to an enzyme, it forms an enzyme substrate complex. तो वो कह रहा है कि जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो वो बनाता है एंजाइम्स सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। मतलब कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एंजाइम्स सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन किया है एंजाइम ने तो वो बन गया एंजाइम्स सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है वो है साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, कि एंजाइम्स की सिंथेसिस की कितनी साइट्स होती हैं। अब हमने जो है वो एंजाइम्स जो हमारे पास तैयार होता है उसकी कितनी साइट्स होती है, कितनी साइट्स हैं, हाउ मैनी साइट्स आर प्रेजेंट इन द एंजाइम्स विच सिंथेसाइज द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है ये होती है प्लांट सेल में, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो वो कह रहा है कि एंजाइम्स जो है वो राइबोसोम्स। पीछे जब हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था हमने ये डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं, एंजाइम्स को बनाते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो राइबोसोम्स से सिंथेसाइज किए गए हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स इज़ कैरिड बाय डीएनए। एंजाइम, अब देखें हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हैं, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, एंजाइम सिंथेसिस हो रहे हैं, एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि एंजाइम्स हमारे जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये हमें बताता है डीएनए। एंजाइम्स की सिंथेसाइज की हमें इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, डीएनए दे रहा है। अमाइनो एसिड्स आर बाउंडेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू डीएनए कोड। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम्स को बनाते हैं और डीएनए कोड्स के मुताबिक अमाइनो एसिड्स ने डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स को बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द डीएनए कोड। तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, बाउंडेड करते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स को बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स को ये बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डीएनए कोड। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, एंजाइम्स को बनाते हैं। अब एंजाइम्स को राइबोसोम्स बना रहे हैं, राइबोसोम्स ने अकॉर्डिंग टू डीएनए कोड के मुताबिक बनाना है और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, डीएनए से। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये राइबोसोम्स हैं और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ये जो छोटे छोटे से स्मॉल आपको पार्टिकल्स नज़र आ रही है, क्या है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट जो है वो है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा मीन्स के अंदर, सेल के अंदर। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिटेन्ड इन द सेल फॉर द यूज़ ऑफ सेल इटसेल्फ। मीन्स के इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो है वो सेल के अंदर ही जो है वो बन रहे हैं और सेल के अंदर ही जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में भी जो कोई काम होता है, जो कोई वर्क हो रहा होता है सेल में, तो वो क्या हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा था और अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। तो इंट्रासेलुलर ऐसा एंजाइम्स होते हैं जिनको सिंथेसाइज करना होता है और वो सेल के अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं और फिर सेल के अंदर इनको जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। एग्जाम्पल, ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइजेज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। Extracellular enzymes are synthesized in the cell but secreted from the cell to work externally. एक्स्ट्रा मतलब कि सेल के बाहर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल से बाहर जो है उनको सिंथेसाइज किया जाता है, बट लेकिन वो उनको जो है वो बाहर ही सेक्रेट किया जाता है, मतलब उनको सेल के अंदर यूज़ नहीं किया जाता।
एक्स्ट्रा सेलुलर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको सेल के बाहर अंदर सेल के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है और बाहर जो है सेक्रेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पंक्रियास। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पंक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं, आर नॉट यूज्ड बाय द सेल्स। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको पंक्रियास बनाता है वो जो है सेल के अंदर यूज़ नहीं किए जाते हैं, बट उनको जो है वो डोडेनियम में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये था हमारे पास इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर ही बन रहे हैं उनको सेल के अंदर ही यूटिलाइज़ किया जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर तो बन रहे हैं लेकिन उनको जो है वो बाहर कहीं और जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में जब पंक्रियाज प्रोड्यूस होते हैं तो वो पंक्रियाज होते हैं वो सेल के अंदर ही यूज़ नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनको जो है वो डोडेनियम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। So this is about what is enzymes, different type of enzymes, what is active site, what is substrate, and the types of substrate हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो है वो कोफैक्टर्स, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर के बहुत डिस्कस किया। So if you like our video, please like, subscribe, share and also comment. And in the next video the further contents of enzymes will be discussed. Thank you so much.